पारदर्शिता का मतलब सिर्फ प्रकाश को अंदर आने देना नहीं है। इसका मतलब है कि हर कोई दूसरी तरफ क्या है ये देख सके। नमस्कार, आज की हमारी तीसरी और महत्वपूर्ण चर्चा में आपका स्वागत है। यह विषय यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 यानी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए भी इसमें कई तथ्य हैं। आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में प्रकाशित एक लेख के आधार पर भारत के उभरते कार्बन बाजार पर एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारा मिशन इस बाजार के अखंडता और पारदर्शिता से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं को समझना है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस बाजार में जिसे कार्बन और जलवायु की अखंडता को मापना चाहिए, असली कमी पारदर्शिता की ही है। तो लेख की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी बात से होती है। ये जो वॉलंटरी कार्बन मार्केट है, VCM, इसमें स्पष्टता की गहराई की बहुत कमी है। ये अपारदर्शिता मतलब ओपेसिटी, ये है क्या असल में, और ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है? बिल्कुल। देखिए, भारत का जो VCM है वो अभी काफी फ्रैगमेंटेड है, मतलब टुकड़ों में बटा हुआ है और अनसुपरवाइज्ड भी। अनियंत्रित। हाँ, और समस्या सिर्फ नतीजों और आंकड़ों में नहीं है। असली दिक्कत तो उस नींव में है जिस पर ये सब टिका है, यानी कार्यप्रणाली में, मेथोडोलॉजीज में। एक क्रेडिट भरोसे के लायक है या नहीं, ये सब कुछ कार्यप्रणाली की स्पष्टता पर ही निर्भर करता है। अच्छा, तो यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लेख में 2 शब्दों का जिक्र है, एडिशनैलिटी और परमानेंस। ये क्या है और बाजार की विश्वसनीयता के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं? असल में ये VCM के सबसे कमजोर पहलू रहे हैं। एडिशनैलिटी, इसका मतलब है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी उस प्रोजेक्ट के बिना संभव ही नहीं होती। मतलब वो प्रोजेक्ट बिजनेस एज यूजुअल से कुछ अलग कर रहा है, कुछ अतिरिक्त। बिल्कुल। और परमानेंस का मतलब है कि जो कार्बन हटाया गया वो लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक वातावरण से बाहर रहे। इन दोनों को लेकर ही इतनी अस्पष्टता है कि ऐसे उत्सर्जन कटौती के दावे किए जाते हैं जो असल में उतने प्रभावशाली तरीके से होते ही नहीं हैं। क्या इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण है? मतलब ये सुनने में तो सैद्धांतिक लगता है, पर क्या ऐसा सच में हुआ है? हाँ, और ये बहुत बड़ा उदाहरण है वरा के रेन फॉरेस्ट फैंटम क्रेडिट्स का मामला। फैंटम क्रेडिट्स? जी, इसमें पाया गया कि इन प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन, उनका जो असर था वो 400% ज्यादा किया गया था। 400%? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है। बहुत बड़ी, क्योंकि उनका बिजनेस एज यूजुअल परिदृश्य का जो अनुमान था वो गलत था। तो वो एडिशनैलिटी की शर्त पूरी नहीं कर पाए। तो ये बाजार के भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर देने वाली बात है। क्या कोई और भी प्रणालीगत समस्या है इसमें? एक और बड़ी समस्या है हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। VCM में कई बार खरीदार और विक्रेता या सत्यापन करने वाले और प्रोजेक्ट चलाने वाले एक ही होते हैं। अच्छा। तो जब लागू करने वाले और प्रतिभागी के बीच कोई साफ लाइन ही ना हो तो पारदर्शिता के लिए बहुत कम जगह बचती है। इससे खरीदारों का विश्वास कम होता है और बाजार की कीमत तय करने की प्रक्रिया में भी खराबी आती है। तो ये जो वैश्विक समस्या है, ये भारत के नए बाजार पर कैसे लागू होती है? भारत तो अपना कंप्लायंस कार्बन मार्केट भी बना रहा है। और यही बात इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है। देखिए, भारत में अनिवार्य उत्सर्जन कटौती यानी कंप्लायंस मार्केट और स्वैच्छिक कार्बन ऑफसेट वॉलंटरी मार्केट, ये एक ही ट्रेडिंग सिस्टम में साथ आने वाले हैं। दोनों एक साथ? जी हाँ, एक एकीकृत सिस्टम में। और जब बाजार जुड़ते हैं तो उनके जोखिम भी जुड़ जाते हैं। अगर कार्यप्रणाली में अपारदर्शिता है तो वो खरीदारों के विश्वास को कम कर सकती है और कीमतों को भी बिगाड़ सकती है। लेख में भारत को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं, जहां तक मुझे याद है। हाँ, और ये चिंताजनक है। भारत में स्थित 80% सबसे बड़ी ऑफसेट परियोजनाओं की उत्सर्जन कटौती के दावों में अस्पष्टता पाई गई है। 80%? ये तो लगभग सभी हो गए। लगभग। और 2024 में करीब 7.7 मिलियन रिटायर्ड क्रेडिट्स भारत की 9 समस्याग्रस्त नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से आए थे। एक मिनट, यहाँ मुझे रोकिए। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं समस्याग्रस्त क्यों हैं? ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, सुनने में तो यही लगता है, पर यही एडिशनैलिटी का सिद्धांत फिर से लागू होता है। अच्छा। देखिए, आज नवीकरणीय ऊर्जा की कीमतें इतनी सस्ती हो रही हैं कि यह तर्क देना बहुत मुश्किल है कि ये परियोजनाएं कार्बन क्रेडिट के फाइनेंस के बिना बन ही नहीं सकती थीं। ओह, मतलब ये तो अब आर्थिक रूप से वैसे भी फायदेमंद हैं। एग्जैक्टली। इसलिए उनकी उत्सर्जन कटौती अब अतिरिक्त मतलब नॉन एडिशनल नहीं मानी जा रही। यही कारण है कि खरीदार अब ऐसे प्रोजेक्ट से दूर जा रहे हैं। तो भारतीय VCM में और क्या चुनौतियां हैं?
एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि भारत में कोई एक कंसोलिडेटेड क्रेडिट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई सेंट्रल रजिस्ट्री नहीं है। नहीं, व्यापार स्वतंत्र रूप से बिना किसी दस्तावेज के होता है और जो बिचौलिए हैं, इंटरमीडियरीज, उनकी मौजूदगी क्रेडिट के इतिहास को इतना जटिल बना देती है कि ये ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि एक क्रेडिट रिटायर होने से पहले कितनी बार बिका। तो ये अपारदर्शिता तो एक तरह से उन गतिविधियों को बढ़ावा देती है जहां मुनाफा कमाना मुख्य लक्ष्य हो जाता है, ना कि उत्सर्जन कम करना। सही बात है, लाभ को अधिकतम करना और उत्सर्जन कटौती को न्यूनतम करना। ठीक है, तो समाधान क्या है? भारत इस बाजार को विश्वसनीय कैसे बना सकता है? देखिए, भारत के पास अपने पिछले अनुभवों से सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर है, जैसे परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड यानी पीएटी योजना और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र आरईसी बाजार। इन दोनों से एक ही सबक मिलता है, खरीदार का विश्वास सर्वोपरि है और ये विश्वास क्रेडिट की क्वालिटी पर निर्भर करता है। तो क्या सरकार कुछ कदम उठा रही है इस दिशा में? हाँ, एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई ने हाल ही में 9 कार्यप्रणालियां और 11 उपकरण जारी किए हैं। अच्छा। और ये स्वच्छ विकास तंत्र मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या सीडीएम के विशाल भंडार से लिए गए हैं। ये संरचना और संरेखण की दिशा में एक अच्छा बदलाव है। पर क्या ये पर्याप्त है? क्योंकि सीडीएम की भी अपनी आलोचनाएं थी। आपने सही पकड़ा, ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी ये सूची व्यापक नहीं है। वर्तमान में इसमें कार्बन पृथक्करण, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और निष्कासन गतिविधियों पर ज्यादा विवरण नहीं है। अभी सिर्फ वनीकरण को ही कवर किया गया है। तो सबसे जरूरी क्या है? वो एक चीज जो सबसे अहम है। सबसे जरूरी है एक मजबूत शासन संरचना, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ये संस्थानों के तहत एक विनियमित निकाय के रूप में विकसित हो रहा है, इसलिए मानकीकरण, सत्यापन और निष्पक्ष जवाबदेही की जांच एक वास्तविकता बन सकती है। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सिर्फ परियोजनाओं की शुरुआत में ही नहीं, बल्कि उनके पूरे विकास के दौरान आवश्यक है। पूरे जीवन काल में। जी, निगरानी, बेसलाइन की गणना, डेटा संग्रह, इन सब के लिए जो भी तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं उनका पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए। और एक मजबूत तीसरे पक्ष के सत्यापन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की रूपरेखा भी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सुशासन नहीं है, ये एक ऐसे बाजार की नींव है जो लंबे समय तक चलने के लिए बना है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि भारत के कार्बन बाजार की सफलता अपारदर्शिता को खत्म करने पर ही निर्भर करती है। बिल्कुल। इसके लिए हमें स्पष्ट कार्यप्रणाली, हितों के टकराव से निपटना और सार्वजनिक खुलासे के साथ एक मजबूत केंद्रीकृत शासन संरचना का निर्माण करना होगा। और एक अंतिम विचारणीय प्रश्न, स्रोत में बाजार में अखंडता बनाने की बात की गई है, तो सोचने वाली बात यह है कि बाजार के तंत्र और सत्यापन से परे भारतीय निगमों और परियोजना डेवलपर्स के बीच पर्यावरणीय अखंडता की संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ताकि लक्ष्य केवल क्रेडिट का व्यापार करना न हो, बल्कि वास्तव में डीकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देना हो। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमें उम्मीद है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये चर्चा उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई और प्रश्न हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय को कवर करें तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।